अब अगला टॉपिक आता है आपका कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग से क्या मतलब होगा और नए मध्यम वर्ग से आपका क्या मतलब हो जाएगा। कुलीन का मतलब आप समझ लो कि अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है ना। कुलीन का मतलब क्या समझ लें कि अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो उच्चतम वर्ग है, रईस है, पावरफुल है, विशेष अधिकार जिसको दिए गए हैं, उसको आप कुलीन वर्ग कहेंगे। मध्यम वर्ग क्या होगा, ये नया मध्यम वर्ग जो है वो फ्रांस पे हमने व्यवस्था देखी थी कि 3 स्टेट में, तो तीसरा जो स्टेट है उसी में से एक वर्ग तैयार होगा जो धन संपत्ति अर्जित कर लेगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, लेकिन तीसरे स्टेट में आएगा, उसको नया मध्य वर्ग कहा जाएगा। कुलीन वर्ग क्या हो गया, तो कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग हो गया जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं। कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा जनरली जो भाषा है सामान्य तौर पर फ्रेंच भाषा का ये लोग उपयोग करते हैं अपने राजनीतिक कार्यों के लिए, और कुलीनों के बीच में बातचीत करने के लिए भी फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं। ये कुलीन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके संबंधी हैं, संबंध बनाने के लिए विवाह संबंध का उपयोग करते हैं। शादी जो है कभी अगर आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, शादी का उपयोग एज अ टूल करते हैं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से, एक उपकरण के तरीके से, एक हथियार के तरीके से शादी का उपयोग करते हैं। आप देखना भी कभी गौर करना कि मान लीजिए आप पुराने में भी देखना, आप अकबर सम्राट के बारे में भी देखना कि राजपूताना में गड़बड़ हो रहा था, 2-3 शादियां कर ली, अपने बच्चे की भी शादी करवा दी। इससे क्या होगा कि शादी संबंध ये क्या है, सगा संबंध हो जाएगा, सामने वाला अपना रिश्तेदार हो जाएगा और नई नई रिश्तेदारी है, विरोध नहीं करेगा। तो अगर सीमा पर या कोई ऐसी जगह जो गड़बड़ कर सकती है उससे शादी संबंध कर लो तो क्या हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ नहीं करेंगे और हमारी आपसी उठा बैठक ज्यादा हो जाएगी, रोज बैठेंगे उठेंगे, कभी कभी मिलेंगे, किसी की शादी में मिलेंगे, तो फिर विरोध नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते थे, आपस में कुलीन वर्ग के द्वारा विवाह संबंध से जुड़े हुए थे, आपस में ही विवाह संबंध करते थे। और जनसंख्या में ये वर्ग जो है वो थोड़ा सा छोटा वर्ग आपको देखने को मिलेगा। प्रभुत्वशाली वर्ग होने के साथ साथ कैसा प्रभुत्वशाली है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये जमीन के मालिक हैं। जमीन के मालिक 2 प्रकार से मिलेंगे, शहर में मिलेंगे, गांव में मिलेंगे। शहरों में हवेलियों के मालिक हैं, गांव में जायदाद के मालिक हैं, लंबी लंबी जायदाद है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं जिनको हम जायदाद के नाम से जानते हैं, तो ऐसी जायदादों के मालिक ये मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये हवेलियां हैं जो शहरों के अंदर है, और ये विवाह संबंध के द्वारा अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, आपस में सभी कुलीन एक दूसरे से विवाह संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग के अंतर्गत एक समूह आता है जिसको आप कृषक कहते हैं। हमने देखा हुआ था कि सामान्य वर्ग में ज्यादातर लोग वो हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, इनको ही कृषक कहते हैं, इनको ही आप क्या कहते हैं, इनको ही किसान कहा जाता है। कि किसको कहते हैं, किसान, और यही कहलाता है ना किसान, इसको ही किसान कहा जाता है। तो इनकी जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, जबकि कुलीन वर्ग की जनसंख्या कम थी। यूरोप में अगर हम किसान देखें तो यूरोप को 2 पार्ट में बांट दिया। मान लीजिए ये यूरोप है पूरा और इसको 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटेंगे तो यहां वाला जो यूरोप है इसको कहेंगे आप क्या, पूर्वी यूरोप, उसको क्या कहेंगे, पूर्वी यूरोप। और यहां वाला जो यूरोप है उसको क्या कहेंगे, पश्चिमी यूरोप, है ना, इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी यूरोप। क्लियर। अब ये पश्चिमी यूरोप कहलाएगा, अब ये पश्चिमी यूरोप कहलाएगा। तो अब ये 2 यूरोप बना दिए गए। तो अगर हम पश्चिमी यूरोप की चर्चा करें, मतलब यहां वाले इलाके में अगर हम बात करते हैं, इस वाले इलाके में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, ज्यादातर किसान कैसे हैं, किराएदार हैं और छोटे काश्तकार हैं। छोटे काश्तकार मतलब जमीनें बहुत छोटी हैं या फिर किसी की जमीन किराए पर लेकर उसकी खेती करते हैं। तो इस वाले इलाके में आपको क्या मिल जाएंगे, या तो आपको किराएदार मिल जाएंगे, यहां पर क्या मिल जाएंगे, किराएदार मिल जाएंगे, या छोटे काश्तकार मिल जाएंगे। जबकि पूर्वी यूरोप में स्थितियां कैसी है, यहां पर आपको विशाल जागीरें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको विशाल मतलब बड़ी बड़ी जागीरें आपको देखने को मिलेंगी, विशाल जागीरें आप देखेंगे। और इन विशाल जागीरों पर खेती कौन करेगा, इन विशाल जागीरों पर खेती करेंगे दास। और इन पर खेती करने वाले, खेती के लिए जो बनाए गए दास हैं, उनके आगे अपन एक शब्द और जोड़ देते हैं, क्या, उसके आगे एक शब्द जोड़ते हैं जिसको कहते हैं हम भू, है ना, क्या कहते हैं, भू। तो ये क्या हो जाता है, इसको क्या कह देंगे, ये भूदास हो जाएंगे। तो हमें पश्चिमी यूरोप में किराएदार मिल जाएंगे, छोटे काश्तकार मिल जाएंगे, जबकि पूर्वी यूरोप में लंबी लंबी जागीरें देखने को मिलेंगी। और उन लंबी लंबी जागीरों और जायदादों पर कौन खेती कर रहा होगा, उस पर दास खेती कर रहे होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम भूदास कहते हैं। क्लियर ये बात यहां तक की। अब जो मध्यम वर्ग है कि मध्यम वर्ग के साथ क्या हो रहा था, तो मध्यम वर्ग का जो उदय होगा वो कैसे होगा, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ।
इनका जो मध्यम वर्ग है, जो शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के साथ जो पैदा हुए हैं, इनका अस्तित्व किन पर टिका है? उत्पादन पर ही टिका है। जितना उत्पादन होगा, माल बेचेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, तो उस पर ही या कारखानों के उत्पादन पर ही, बाजार के अस्तित्व पर ही इनका अस्तित्व टिका हुआ था। औद्योगिकरण, चूंकि देखा गया कि शहरों का विकास कैसे होगा, अगर पिछली स्लाइड में हम बात करें कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, ये सारी बातें जिसको कहा जा रहा है कि औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि और शहरों का विकास, है ना। औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि, और एक बात और आ रही है जिसको कहा जा रहा है क्या? शहरों का विकास। ये सब कैसे हो पाएगा भैया? शहरों का विकास कैसे होगा? तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है? इन सब चीजों के लिए जरूरी है कारखाने मतलब फैक्ट्रियां। तो कारखाने कैसे लगेंगे? जब आपके क्षेत्र में औद्योगिकीकरण आ जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनरी लग जाएंगी, तो इससे क्या होगा? औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, और जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, तो शहरों का विकास भी होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो इनके साथ एक नए वर्ग का उदय हो जाएगा, जिस वर्ग को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक वर्ग कहते हैं। इस वर्ग का यहां पर उदय हो जाएगा। अब ये वाणिज्यिक वर्ग का अस्तित्व किस पर टिका है? अभी समझ लो आप, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि और शहरों के विकास के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अस्तित्व किस पर टिका है इसका? बाजार पर ही इसका पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। क्लियर? तो अब क्या होगा औद्योगिकरण के दौरान? आप देखें 18वीं सदी मध्य में और 19वीं शताब्दी में, तो 18वीं सदी मध्य में इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका है और फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण हो रहा है। तो इसके साथ क्या हुआ कि जब औद्योगिकरण हो रहा है, इंग्लैंड में हो चुका है, फ्रांस और जर्मनी में करीब 50-60 साल 100 साल बाद यहां पर आया, तो इसके साथ क्या हुआ? एक मध्य वर्ग का उदय आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही औद्योगिकरण आएगा तो इसके साथ एक मध्य वर्ग का उदय होगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं? वाणिज्यिक वर्ग कह रहे हैं, उसका यहां पर उदय होगा। इसमें कौन लोग होंगे? उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे, जिनसे मिलकर ही क्या बनेगा? आपका मध्य वर्ग बनेगा। और यह मध्य वर्ग क्या करेगा? विशेष अधिकारों की समाप्ति की बात करेगा कि भाई जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। और शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिलती है। जो शिक्षित हैं, उदारवादी लोग हैं, इनके बीच में ही राष्ट्रीयता का जो विचार है, नेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा लोकप्रियता इनके बीच में मिलती है। तो ये जो मध्य वर्ग है वो डेवलप कैसे हो रहा है? ये बात समझ में आ गई ना कि औद्योगिकरण से ये डेवलप हो रहा है, औद्योगिकरण से इसका विकास संभव हो पा रहा है, उसके साथ ही आगे बढ़ पा रहा है। क्लियर ये बात यहां तक की? अगला है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, हमको ये देखना है ना कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हुआ करते थे। तो आप देखेंगे कि भाई 19वीं सदी की जैसे ही शुरुआत होती है ना, 19th सेंचुरी जैसे शुरू होती है, तो उस टाइम पर जो राष्ट्रीय एकता का विचार है वो उदारवाद के साथ जुड़ गया। प्लस का निशान ये दिखाता है कि वो जुड़ गया, है ना। तो क्या हो गया? उदारवादी राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ गया और इससे एक नया विचार पर अपना स्टार्ट हुआ, है ना। जो राष्ट्रीय एकता का विचार था कि भाई हम उनको मिलाएं, वो उदारवाद के साथ जुड़कर अब कार्य करने लगा, या वो उनको जुड़कर ही देखा जाने लगा कि अब राष्ट्रीय एकता और उदारवाद एक ही है। तो उदारवाद का मतलब क्या है? तो अपन ने पहले भी कई बार देखा है, कई बार मैंने आपको बताया, उदारवाद का हम अपनी भाषा में अगर परिभाषा देखें उदारवाद की, तो उसका मतलब होता है कि जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन को सहज स्वीकार कर लेता है उसको उदारवाद कहते हैं। मतलब आपने कोई बहुत क्रांतिकारी कदम घर में उठाया और एकदम आपने घर में बता दिया और आपके पिताजी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो उदारवाद है। और एक्सेप्ट ना करके चप्पल उतार के 4 चप्पल जमा दी, वो रूढ़िवादी है। मतलब व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते थे ना। कई बार क्या होता है कि आप जैसे पूजा हो रही हो घर में, बोले एक हाथ से हम केला खा रहे हैं, बोले एक हाथ से पूजा कर रहे हैं। अगर इस चीज को कोई स्वीकार कर रहा है तो वो क्या है? वो उदारवादी, ठीक है चल रहा है जैसे। और अगर उतार के चप्पल 4 जमा दी आप में कि बोले बहुत ज्ञानी बन गए हो, कहते वो रूढ़िवादी। मतलब कहने का क्या है, अब ऐसा करने मत लग जाना कि बोले सर ने कहा था बोले ट्राई कर लेते हैं, तो फिर ऐसा करना नहीं है। समझाने के लिए बात की गई है ऐसी। हम मतलब क्या हो गया
कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन आता है, उनमें कोई आधुनिकता आती है, उनमें कोई विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट आता है, उसको अगर कोई लोग स्वीकार करते हैं तो उनको उदारवादी कहते हैं। मतलब वो उस चीज का ज्यादा विरोध नहीं करते हैं तो वो क्या है, उदारवादी है। लेकिन अगर व्यवस्था में परिवर्तन का बहुत ज्यादा लोग विरोध करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उनको हम रूढ़िवादी कहते हैं। तो उदारवादी का मतलब क्या हो गया, एक तो चीज समझ में आ गई। उदारवाद का मतलब क्या है, परिवर्तन को जो स्वीकार करने के लिए तैयार होता है वो उदारवाद है। अब एग्जैक्ट परिभाषा देखते हैं। उदारवाद जो शब्द है जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं, ये लिबरलिज्म कैसे बना हुआ है, तो एक शब्द है जिसको कहते हैं लिबर। ये लैटिन भाषा का एक बेसिक वर्ड है जिसका अर्थ या जिसका अर्थ जो निकलता है उसका अर्थ निकलता है आजाद से, स्वतंत्रता से। तो उस कारण से इसका जो जुड़ाव हो गया वो किससे हो गया, राष्ट्रीय एकता के साथ इसका जुड़ाव देखने को आता है। अब स्वतंत्र या आजाद से मतलब क्या है कि आप कोई भी परिवर्तन करते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं और आपको मानने वाले जो लोग हैं, मतलब आपके जो घर में या दूसरे लोग जो है वो मान लेते ठीक है कर लिया। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो कैसे निकल गया, आजाद से। कैसे बना, राष्ट्रीय एकता और उदारवाद आजकल जोड़कर देखे जाने लगे। उदारवाद जो है वो लिबरलिज्म से बना हुआ शब्द है। लिबरलिज्म लिबर से बना हुआ है, ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आजाद, है ना, या जिसका अर्थ निकलता है आजाद। अब उदारवाद का क्या मतलब था, तो उदारवाद का मतलब सबके लिए अलग अलग हुआ करता था। हम एक ऐसे वर्ग के बारे में देखने वाले हैं जिस वर्ग ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई होगी। तो मध्यम वर्ग के लिए, है ना, मध्यम वर्ग के लिए यहां पर क्या आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग क्या समझता है उदारवाद से, तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी ही उदारता है या उदारवाद है। क्लियर, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी उदारवाद है। दूसरा क्या है, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमत से बनी हो, है ना, यह सहमति से बनी हो। सहमति का मतलब क्या है, इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी लोगों की सहमति हो, उससे सरकार बनी हो। मोटी परिभाषा क्या हो गई मध्यम वर्ग के लिए, कि व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी ही उदारवाद है, ऐसा मध्यम वर्ग समझते हैं। दूसरा, वो उदारवादी सरकार के लिए कहते हैं कि एक ऐसी सरकार जो सहमति के आधार पर बनी हो। तो अब आप देखें कि भाई जो उदारवादी राष्ट्रवादी के मायने थे, फ्रांसीसी क्रांति का भी हमने दौर देखा था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या किया गया, फ्रांसीसी क्रांति के बाद का उदारवाद क्या है, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होगा, जो निरंकुश शासक वर्ग है और जो पादरी वर्ग है इनके विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी जाएगी। क्रांति के बाद क्या होगा, इन दो लोगों के विशेष अधिकार मतलब जन्म से मिलने वाले अधिकारों को समाप्त कर देंगे। संविधान बनाने की बात की जाएगी, संविधान के पक्षधर होंगे जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के जो उदारवादी लोग हैं, और संसदीय प्रतिनिधि सरकार की बात करेंगे, मतलब जनता के प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाएं, एक ऐसी सरकार के बारे में ये लोग बात करेंगे। ये तो हुई फ्रांसीसी क्रांति की बाद का जो उदारवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी, तो ये 18वीं शताब्दी हो गई। 19वीं सदी का जो उदारवाद है वो कैसा था, तो 19वीं सदी में उदारवाद की परिभाषा बदल गई। ये निजी संपत्ति के स्वामित्व के, है ना, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देने लगे। कानून के समक्ष सबकी बराबरी की बात तो इन्होंने की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सबको मताधिकार दे दिया जाए। ये लोग कहते थे कि मताधिकार केवल किनको मिले, संपत्ति वाले जो लोग हैं उनको मिले, सभी को मताधिकार के ये खिलाफ रहा करते थे। क्रांतिकारी फ्रांस में क्या हो रहा था, तो क्रांतिकारी फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ था। मतलब फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र जो प्रजातंत्र बना था वो पहला उदारवादी प्रजातंत्र था, और ये दुनिया का पहला राजनीतिक प्रयोग था, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। क्या था इस फ्रांसीसी क्रांति में, यहां पर मत और चुने जाने का अधिकार दिया गया था जनता को, कि मत देने का अधिकार भी था बहुत सारे लोगों को, और उनको उसमें से चुनकर जाने का अधिकार भी हुआ करता था। लेकिन ये अधिकार केवल किसको मिले थे, केवल संपत्तिवान पुरुषों को प्राप्त था। महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों को अधिकार नहीं दिया गया था। संपत्तिवान पुरुष देख रहे हैं ऐसा सोने का मुकुट उकुट, और महिला ये है, और गरीब ये संपत्ति विहीन व्यक्ति ये है, तो इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार या मताधिकार या चुने जाने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। क्लियर ये बात। अब आप देखेंगे क्या होगा कि उस क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति होगी, क्रांति के बाद कुछ समय के लिए आएगा जैकोबिन शासन, है ना, जैकोबिन क्लब की सरकार बनेगी जिसको हम जैकोबिन शासन कहते हैं। तो ये बहुत थोड़े समय के लिए इसने सभी वयस्कों को मताधिकार की बात कर दी, जितने समय के लिए जैकोबिन सरकार हुआ करती थी।
उसके बाद दोबारा से जैकोबिन शासन के जाने के बाद क्या होगा, नेपोलियन गद्दी पर बैठेगा। नेपोलियन गद्दी पर बैठेगा तो नेपोलियन के द्वारा अपनी एक नागरिक संहिता निकाली जाएगी जिसको कहेंगे नेपोलियन संहिता, 1804 में निकालेगा। इसमें उसने क्या कर दिया, पुनः सीमित मताधिकार की बात कर दी, मतलब जो सभी वयस्कों को मताधिकार दे दिया गया उसको फिर से क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। महिलाओं को अवयस्क, मतलब इनमें अभी अकल नहीं आई है, अवयस्क है, छोटी है, ऐसा घोषित कर दिया गया, अवयस्क घोषित कर दिया गया, अवयस्क का दर्जा दे दिया गया और पिता और पति के अधीन कर दिया गया कि महिलाओं की जिम्मेदारी किसकी है, पिता और पति की है। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में क्या हो रहा था, 19वीं सदी का समाप्त हो रहा था, 20वीं सदी प्रारंभ हो रही थी, तो क्या था, महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की। भाई आप उनको अधिकार दे नहीं रहे हैं, उनको ना तो वोटिंग राइट है, ना कहीं जाने आने का कोई अधिकार आप दे नहीं रहे हैं, तो इन्हें राजनीतिक अधिकारों की मांग की और उसके लिए इनके द्वारा आंदोलन भी निकाले गए। ऐसे प्लेट नारे इनके साथ क्या हो गई, इनके द्वारा आंदोलन भी निकाले गए, ये आगे की तरफ बढ़े, आंदोलन इनने अपने चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या है, तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब है कि राज्य के नियंत्रण को खत्म कर देना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि जब जो प्राइवेटाइजेशन आता है ना, या जिसको निजीकरण कहते हैं, वो उदारवाद के ही पक्ष में, तो भाई जिसके पास जो है वो करते जाए। तो ये क्या थे कि राज्य का नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए, बाजारों को मुक्त कर देना चाहिए, चीजों का आवागमन आसान बनाना चाहिए, पूंजी का आवागमन आसान बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, बाजारों की जब मुक्ति हो जाएगी, चीजों और पूंजी का आवागमन आसान हो जाएगा, तो व्यापार में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पूंजी का निर्माण होगा, फायदा होगा, जिससे क्या होगा, वहां का जो लोकल लोग हैं वो क्या होगी, उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा भी बढ़ेगा। उभरता हुआ मध्यम वर्ग इन्हीं सब बातों की जोर पर था, इन्हीं सब बातों पर जोर दिया करता था कि भाई बाजार की मुक्ति कैसे कर दी जाए, चीजों का आवागमन और पूंजी के आवागमन को भी फ्री बनाया जाए, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अब अभी हमने देखा कैसा बाजार का नियंत्रण खत्म हो, कैसा आवागमन की बात है, तो उदाहरण के लिए जर्मन इलाकों का अगर आप देखेंगे, जर्मन इलाकों में देखें 19वीं सदी में, तो जर्मन क्या है, 39 राज्यों का संघ है। आपने देखा था नेपोलियन के द्वारा 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था और प्रत्येक राज्य की अलग माप है, अलग मुद्रा है, मतलब तौलने के लिए तराजू अलग, पैसा अलग और लीटर जिससे हम दूध नापते हैं वो सब अलग, सब कुछ अलग अलग यहां पर कर दिया। जब सब कुछ अलग कर दिया, नापने वाला बांट देखा ना, इस प्रकार का होता है, ऐसा होता ना, देखा होगा आप सभी ने, जिस पर कभी कभी लिखा होता है 2 किलो 5 किलो, ऐसा देखा होगा। तो ऐसा ये नापने वाला जो वेट होता है वो क्या है, तौलने वाला जो वेट होता है वो अलग होता है। और ऐसे ही लीटर देखा होगा आपने, है ना, नापने के लिए आपने देखा होगा कई बार दूध नापने के लिए ऐसा आप लीटर देखते होंगे। तो ये लीटर भी क्या है, सब जगह यहां पर 1 लीटर की मतलब अलग है, वहां पर 1 लीटर की मतलब अलग है। आपने नापने के लिए कई बार कपड़े का 1 मीटर, कपड़े नापने के लिए 1 मीटर देखा होगा, जिसको हम मीटर कहते हैं, ऐसा डंडा सा देखा होगा, उसमें से निशान लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये नापने की जो इकाइयां हैं, मापने की जो इकाइयां हैं, तौलने की जो इकाइयां हैं और जो मुद्रा है वो हर एक संघ की अलग अलग है। इससे व्यापारियों को बड़ी परेशानी, अगर मान लो कोई व्यापारी 10 राज्य में जाता है तो उसको 10 प्रकार के तराजू, 10 प्रकार के लीटर, अगर वो कपड़े का व्यापारी 10 प्रकार के मीटर ये रखने पड़ेंगे। और इससे, और हर जगह की मुद्रा अलग है तो उसको कैलकुलेशन में भी बड़ी समस्या आएगी, कैसे कैलकुलेट करें। यहां पर 1833 की आप एक उदाहरण लें कि एक व्यापारी है जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना व्यापार करता है। इस बीच में उसको 11 सीमा शुल्क नाके आते हैं, 11 ठो सीमा शुल्क नाके आते हैं और प्रत्येक पर 5% का शुल्क लगता है। मतलब कोई 100 रुपए की चीज है, 5-5 देते देते कितने की बन जाएगी, वो 155 की हो जाएगी। हर एक जगह, प्रत्येक जगह माप तौल क्या है, अलग है। जैसे आप ये मीटर देख पा रहे होंगे, एक थोड़ी छोटा है, एक थोड़ी बड़ा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज जो अपन ने देखी है, जो हमारे यहाँ चलता है, ये स्टैंडर्ड साइज। चाहे आप यूपी में कपड़ा कटवाओ तो 1 मीटर का मतलब 1 मीटर, चाहे आप तेलंगाना में, चाहे आप दिल्ली में, चाहे आप कश्मीर में, लंबाई सबकी बराबर है। ऐसा नहीं है कि सब जगह अलग अलग है। बोले नहीं, हरियाणा वालों की शर्ट छोटे बन जाती है, पंजाब वालों की बड़े में बनती है। सबके लिए माप एक सा है, 3 मीटर 2.5 मीटर, सबकी 1 मीटर की वैल्यू सबके लिए क्या कर दी गई है, बराबर। जैसे हम देखें यहां पर कि अलग अलग जगह पर, तो एले, हमारे यहां पर हम मीटर में कपड़ा नापते हैं, यहां पर ये लोग एले में कपड़ा मापते थे। एले यहां की एक इकाई थी, ये एले है ना, ये क्या है, ये एले का निशान है। फ्रैंकफर्ट में 1 एले का मतलब होता है 54.7 सेंटीमीटर, जबकि हमारे यहां 1 मीटर का मतलब क्या है, इनका 1 एले मान लें 100 सेंटीमीटर। यहां पर अगर देखें मेंज में, तो 1 एले का मतलब है 55.1 सेंटीमीटर।
और आ गया है न्यूरेमबर्ग में एक एले 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5। सब जगह साइज अलग अलग है। अगर आप इतनी जगहों पर व्यापार करते तो इतने डंडे आप रखो और याद रखो कहां पर कौन सा वाला डंडा, उसमें चिट लगाओ ऐसे कि ये फ्रैंकफर्ट में चलेगा, ये मेंज में चलेगा, ये न्यूरेमबर्ग में चलेगा, ऐसे निशान लगाओ, तब आपको याद रह पाएगा कि आप कहां पहुंच गए हैं और कहां किस तरीके से नापना है। जब ये व्यापार हुआ, जब इस हमने आर्थिक उदारवाद की बात की जिस पर मध्यम वर्ग के द्वारा जोर दिया गया, तो एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो चुका था। हमने देखा था औद्योगिकरण के दौरान एक नया वाणिज्यिक वर्ग जिसको मध्य वर्ग भी कहेंगे, उसका उदय हो चुका था। जो व्यापारी वर्ग था, जो नए वाणिज्यिक वर्ग के अंतर्गत जो व्यापार कर रहा था, वो इस प्रकार की विषम परिस्थितियां जहां पर माप तौल और मुद्रा अलग अलग है, इनका विरोध करते थे। वो चाहते थे या वो कहते थे कि आर्थिक विनिमय और विकास में ये सारी चीजें क्या है, बाधक की भूमिका निभा रही हैं। अगर आपके क्षेत्र को तरक्की करना है व्यापार में, वाणिज्य में, तो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करें जिससे क्या हो, वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़े, तो हम आसानी से व्यापार कर पाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जब हम आसानी से जा पाएंगे तो क्या होगा, व्यापार सुगम होगा, पैसा आएगा और समृद्धता तो आती है, पैसा आएगा तो ये तो सब होगा ही होगा। तो इसी के चलते एक सुधार हुआ। चूंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या है। जब उदारवादी राष्ट्रवाद हो जाएगा तो सुधार क्या करेगा, तो इसमें सुधार के लिए भी आएगा। ये सारी पुरानी परंपरा देखिए कि भाई हर सीमा शुल्क पर पैसा लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है, माप तौल अलग है, मुद्रा अलग है। तो इस पर सुधार के लिए उदारवादियों के द्वारा एक पहल की गई और एक चीज बनाई गई, एक संघ बनाया गया जिसको कहते हैं जॉल्वेराइन। जॉल्वेराइन क्या है, एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी के राज्य शामिल थे। जो 39 राज्यों का महासंघ हुआ करता था ना, ये 39 राज्यों के महासंघ के अधिकांश राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए। इसका प्रारंभ 1834 में प्रसा की पहल पर किया जाता है। इसमें विभिन्न राज्यों के शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया। जो हर नाके पर 5-5% सीमा शुल्क दे रहे हैं, इस प्रकार के शुल्क अवरोध समाप्त कर दिए गए। मुद्रा की संख्या जो 30-32 प्रकार की मुद्रा चल रही थी वो समाप्त कर दी गई। दो है ना, सिर्फ 2 मुद्राएं यहां पर जारी रखेंगे कि आपको सिर्फ 2 मुद्रा में व्यापार करना है। 2 मुद्रा 30 मुद्रा की तुलना में ज्यादा आसान है, तो व्यापारियों को ये सुगमता यहां पर आ जाती है, उनको थोड़ी सा अच्छा लगता है। अब ये जॉल्वेराइन बनाया क्यों गया था, तो इसका लक्ष्य क्या था, ये जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध दे। जब सब जगह व्यापारी आने जाने लगेंगे तो सभी संघ क्या होंगे, आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आर्थिक रूप से बांधने के लिए प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना ताकि राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। जर्मन लोग ये समझ गए थे कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। सब जगह जाएंगे, हम अपनी बैलगाड़ी ली और सामने वाले राज्य में चले गए, फिर दूसरे, तो क्या है, हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, हमसे वो कमा रहे हैं, वो हमसे कमा रहे हैं, और इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे से कमाएंगे, जुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे बीच में आपस में राष्ट्रीय भावना या जो जिसको आप राष्ट्रवाद भी कहें, एक राष्ट्रीय भावना का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसी को एकमात्र साधन समझते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेलवे का जाल बिछाया जिससे व्यापार में गतिशीलता आई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया, जिससे आर्थिक हित जो हो रहे हैं उससे राष्ट्रीय एकीकरण भी किया जाए, एक दूसरे के सहायक बनाए गए। व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और ज्यादा मजबूत बनाया। जब लोग जुड़ गए कि बोले ये सही है, तो इससे क्या हुआ, ये आर्थिक राष्ट्रवाद आया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावनाएं क्या हुई, और व्यापक हुई और मजबूत हो जाती हैं।